नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान इतिहास की आज की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास के टॉपिक चल रहे थे। राजस्थान के इतिहास के टॉपिक में अपने प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में, अर्थात जिनको आप सभ्यताएं कहते हो, उन स्थलों के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा मैंने आपके सामने जो है पुरातात्विक स्थलों के अलावा अपने राजवंश जो है, कौन से राजवंश कहाँ हैं, उनके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा हमने चर्चा की है गुज्जर प्रतिहार राजवंश की। हमारा राजनीतिक इतिहास चल रहा था जिसमें हमने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की चर्चा की है। गुज्जर प्रतिहार राजवंश के पश्चात अब हम चर्चा करने वाले एक नए राजवंश की, जिसका नाम क्या है? चौहान वंश। कौन सा? चौहान वंश। नए राजवंश की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? चौहान वंश। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? तो हम चौहान वंश की चर्चा करेंगे। तो चौहान वंश के अंदर अपने देखो, सबसे पहले देखेंगे कि चौहान कहाँ के थे। चौहानों की शाखा राजस्थान में कहाँ कहाँ थी? लगभग राजस्थान में 10 शाखाएं सर्वाधिक चौहानों की मानी जाती है, जिसमें अपने प्रमुख चौहान जो है कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने चर्चा करनी है। यहाँ के चौहानों के संस्थापक कौन थे? जैसे रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? अजमेर के चौहानों के संस्थापक कौन थे? नाडौल के चौहानों के संस्थापक कौन थे? इन चौहानों के बारे में अपनी चर्चा करनी है। एक विस्तृत इतिहास है चौहानों का, चौहान राजवंश का। ठीक है, तो मतलब ऐसा इतिहास है इनका जिनके समय में पूरे के पूरे जो है भारत जो है, या एक तरह से बात करें उत्तरी भारत की राजधानी अजमेर बन चुकी थी। ऐसे चौहान, इन चौहानों के बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। चौहान कह सकते हो, कई बार जो है पेपर फंसाने वाला जो है वो क्या कर सकता है? चाहमान शब्द भी आपको दे सकता है। चौहान या चाहमान शब्द आपको दे सकता है। अगर इसमें चर्चा करेंगे, सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसमें अपने को क्या देखना है। तो जानकारी के स्रोत, चौहानों में देखना है क्या चीज़ है? जानकारी के स्रोत देखने हैं। ठीक है, चौहानों में अपने क्या देखना है? जानकारी के स्रोत देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने जानकारी के स्रोत देखेंगे कि जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जिसमें अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे, सबसे पहला जो स्रोत है इनका जानकारी का, उसमें नाम आता है आपके हमीर महाकाव्य है। ठीक है, जानकारी के स्रोत में सबसे पहले हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर रासो। ठीक है, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र। ठीक है, और हमीर हट, कौन सा है? हमीर हट। इसके अलावा जो है अजमेर के विशेषता जो जिनके सांबर के जिनके जो विशेष जानकारी मिलती है, उसमें अगर आपके नाम आता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा अगला है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम आता है? तो नाम आ जाता है पृथ्वीराज विजय। ठीक है, पृथ्वीराज विजय। इसके अलावा हरिकेली नाटक। क्या नाम आता है? हरिकेली नाटक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्रमुख है जिसका नाम आ जाता है आपके हरिकेली नाटक के अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो और कौन दे सकता है? तो और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिल सकती है चौहानों के बारे में, जिसका नाम क्या है? बिजोलिया शिलालेख। कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है, तो ये इतने जो है, ये इतने अपने चौहानों के बारे में जानकारी मिलते हैं। कई बार सुमेलित करने का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको सुमेलित कीजिए। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, हमीर हट, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक, बिजोलिया शिलालेख, इनसे हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अब आगे बात करें तो जैसे मान लो कि हमीर महाकाव्य की रचयिता कौन थे? तो हमीर महाकाव्य में नाम आता है नयन चंद्र सूरी का। महाकाव्य की रचयिता जो है वो कौन थी? नयन चंद्र सूरी हैं हमीर महाकाव्य के। इसके बाद में अगर हम बात करें कि हमीर रासो जो है वो किसका है? जोधराज का है। जोधराज भी आ सकता है, इसकी जगह सारंगधर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? जोधराज या सारंगधर का है। इसके अलावा सुरजन चरित्र और हमीर हट दोनों ही किसके हैं? चंद्रशेखर के हैं। जो विशेषता है ये दो तीनों जो चार ग्रंथ है, ये अपने किस चौहान के बारे में? तो रणथंभौर के चौहान के बारे में, रणथंभौर के चौहान राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। किस राजवंश के बारे में? रणथंभौर के चौहान राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, हमीर हट। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है, हमीर रासो जोधराज या सारंगधर का है, सुरजन चरित्र या फिर हमीर हट जो है वो किसका है? चंद्रशेखर का है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसका है? चंद्र बरदाई का है। किसका है? चंद्र बरदाई का है पृथ्वीराज रासो। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय जो है वो किसका है? जय जयानक का है। हरिकेली नाटक जो है वो विग्रहराज चतुर्थ शासक हुए हैं, जिसमें नाम विशलदेव भी आता है। विग्रहराज चतुर्थ का है
हरिकेली नाटक। बिजोलिया शिलालेख जो है वो किसके समय का है? तो सोमेश्वर चौहान के समय का है। किसके समय का है? सोमेश्वर चौहान के समय का है। तो ये इतने ग्रंथ है जो हमें इसके बारे में, इस राजवंश के बारे में जानकारी देते हैं। अर्थात जानकारी के स्रोत में अपनी चर्चा करें तो हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, हमीर हट, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक और बिजोलिया शिलालेख, ये सभी बातें जो है हमें, ये सभी जो ग्रंथ हैं ये हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में? चौहानों के बारे में। किनके बारे में? चौहानों के बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बात याद रखना कि चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के, चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है ना, प्रतिहारों के सामंत थे। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। यह प्रश्न आप ध्यान रखना, विशेष आईएमपी प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि चौहान प्रारंभ में जो है वो प्रतिहारों के सामंत माने जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना। देखो हमने देखा है इनके बारे में जो है, चौहानों के बारे में जानकारी के स्रोत हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, हमीर हट, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक है, बिजोलिया शिलालेख है। इसके बारे बाद में जो है चौहान प्रारंभ में किसके सामंत बताए जा रहे हैं? प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत बताए जा रहे हैं कौन? चौहान जो है। इसके बाद में आपके लिए जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत। चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत में अगर हम चर्चा करें तो आपको ध्यान रखना है कि चौहानों की उत्पत्ति में पहला जो सिद्धांत है वो देखेंगे सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी किस किसने माना है, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो ध्यान रखना, चौहानों को सूर्यवंशी मानने वाले, जैसे मान लो कि चौहानों को सूर्यवंशी जो है वो कौन मानती है? जैसे एक इतिहासकार है जी.एच. ओझा मानते हैं, सुरजन चरित्र मानता है, सुरजन चरित्र मानता है, पृथ्वीराज विजय मानता है। कौन मानता है? पृथ्वीराज विजय मानता है। हरिकेली नाटक भी मानता है। क्या मानता है? हरिकेली नाटक भी मानता है। ये जो है इनको सबको जो है चौहानों को क्या मानते हैं? सुरजन जो है सूर्यवंशी मानते हैं। अर्थात चौहान सूर्यवंशी थे। ये बात कौन कहता है? जी.एच. ओझा कहता है, सुरजन चरित्र कहता है, पृथ्वीराज रास जो है विजय कहता है, सॉरी रासो नहीं विजय कहता है, हरिकेली नाटक कहता है। ये बातें जो है ये इसमें आ जाएगा। दूसरी बात, इनको जो है चंद्रवंशी कौन मानते हैं? क्या मानते हैं? चंद्रवंशी जो है वो इनको कौन कौन मानते हैं? तो चंद्रवंशी जो मानने में अगर हम बात करें तो इनको चंद्रवंशी जो है वो क्या है कि 1177 ईस्वी का हांसी का शिलालेख, कहाँ का? हांसी का शिलालेख इनको चंद्रवंशी मानता है। क्या मानता है? चंद्रवंशी मानता है। 1177 ईस्वी का हांसी का शिलालेख जो है वो इनको क्या मानता है? चंद्रवंशी मानता है। और इसके अलावा अगर इसमें हम तीसरे मत का जो है अगर प्रतिपादन देखें, तीसरे मत में ध्यान रखना कि अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड को सिद्धांत कर्ण दियो है, तो अग्निकुंड को सिद्धांत दियो है चंद्रवरदाई। इससे चंद्रवरदाई ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। देखो अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है तो इसकी चर्चा करेंगे कि चंद्रवरदाई कहता है कि एक पर्वत था, इस पर्वत का नाम है आबू। क्या नाम है इस पर्वत का? आबू। एक पर्वत था आबू। इस आबू पर्वत पर जो है, आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे। एक आबू पर्वत पर क्या थे? ऋषि थे, जिन ऋषियों का नाम आता है गुरु वशिष्ठ। ठीक है, आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे जिन ऋषियों का नाम आता है क्या चीज है? गुरु वशिष्ठ। ये इनकी दाढ़ी है जी, कोई अन्यथा नहीं लेगा भी। किसी धर्म के विरुद्ध अपने जो है यहाँ पर नहीं जा रहे हैं, या नहीं किसी धर्म का अपमान करना यहाँ पर जो है अपना लक्ष्य नहीं है। अपने सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है। तो ये एक साधु हैं, इन साधुओं का नाम है गुरु वशिष्ठ। तो गुरु वशिष्ठ जी जो है आबू पर्वत पर क्या है कि तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते हैं। और यहीं पर ही इन्होंने क्या है कि एक यज्ञ का आयोजन करवा दिया। किसका आयोजन करवा दिया? एक यज्ञ का आयोजन करवा दिया। जैसे मान लो ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, यज्ञ की जो है वो एक तरह से क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, हवन कुंड जो है ये है। यहाँ पर जो है इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवा दिया। अब यज्ञ का आयोजन करवा दिया तो क्या है कि इस समय जब ये यज्ञ करवा रहे थे तो इस समय इनके यज्ञ को कोई ना कोई आकर क्या कर देता? नष्ट कर देता। अब भाई आंगा यज्ञ ने नष्ट कर दियो तो गुस्वाणो ही आनो। तब इन्होंने क्या किया, जो बात चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखी है उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है चंद्रवरदाई ने? अब भाई नष्ट कर दियो तो गुस्सो आयो, स्वाभाविक सी बात है, गुस्सो तो आनो ही आनो।
तब बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने अपनी इस अग्नि से 3 योद्धा उत्पन्न किए, 3 योद्धा उत्पन्न किए, जिनमें नाम आता है रक्षा के लिए उत्पन्न किए हैं, जिनमें नाम आता है पहला प्रतिहार, परमार, तीसरा आता है चालुक्य। चालुक्य जिनको सोलंकी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोलंकी भी कहा जाता है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी भी कहा जाता है। 3 योद्धा उत्पन्न किए इन्होंने इस अग्निकुंड से ही। अब बताते हैं कि इन तीनों से, इस अग्निकुंड की, इस हवन कुंड की, राक्षसों से, अपने जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से इसकी रक्षा नहीं हो पाई। अब भाई थे रक्षा कौन कर सकी? अब रक्षा कौन नहीं करी तो के करो एक खतरनाक शक्ति और लगाई, बड़ी खतरनाक शक्ति लगाई, तीनांगी एक सा का शक्ति लगा दिया, और इन्होंने एक चौथा योद्धा उत्पन्न किया इस अग्निकुंड से, जिसका नाम क्या था? चौहान, या क्या कह सकते हो, चाहमान। और चाहमान नाम का व्यक्ति उत्पन्न किया, जिसने इस अग्निकुंड की इनकी क्या रक्षा कर दी। और यही सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। और जो अग्निकुंड का सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था चंद्रवरदई ने। किसने प्रस्तुत किया है? चंद्रवरदई ने प्रस्तुत किया है। तो दोबारा देख लीजिए, अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदई ने अपने ग्रंथ किसमें दिया है? पृथ्वीराज रासो में दिया है, जिसके तहत ये चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए बताए जा रहे हैं। इसका समर्थन जो है, इस सिद्धांत का जो समर्थन है, वो समर्थन कौन करता है? तो एक तो नैणसी करता है, और एक कौन करते हैं? सूर्यमल मिश्रण करते हैं। ध्यान रखना, इस जो है इस मत का जो है समर्थन और सबसे उपयुक्त मत भी माना जाता है। देखो, प्रतिहारों को भी अग्निकुंड का माना गया है, ठीक है, सबसे उपयुक्त मत भी माना जाता है। समर्थन कौन करता है? नैणसी करता है, सूर्यमल मिश्रण करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाएगा, ये पेपर में छप भी जाएगा। अगला जो है, अगली बात करें यहां पर, नोट कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इस मत का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस मत का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यह आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां से, कि कर्नल जेम्स टोड इस मत का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है जी, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अपने आगे देखते हैं। 3 मत आपने देख लिए, तीसरा मत किसने दिया है? लेकिन ध्यान रखना, चौथा मत जो है, चौथा मत अपने ध्यान रखना है विदेशी का। कौन सा ध्यान रखना है? विदेशी। विदेशी में भी आपको ध्यान रखना है कि विदेशी का जो मत देने वाले हैं, विदेशी का मत किसने दिया है? कर्नल टोड ने, ठीक है। विलियम क्रूक ने इसका मत का समर्थन भी किया है, ध्यान रखना। अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से तो ये इनको विदेशी मानते हैं चौहानों को, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें जो है अग्निकुंड से हुआ उत्पन्न बताते हैं। किनको बताते हैं? चौहानों को बताते हैं। और कौन बताती है? कर्नल जेम्स टोड जो है इनको क्या बताती हैं? अप्रत्यक्ष रूप से तो अग्निकुंड का, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इनको क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। और ये मत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। 5वीं बात जो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपने, जो इंपॉर्टेंट है, बस 5वीं बात और देख लीजिए, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कौन सी भाषा में है? बिजोलिया शिलालेख संस्कृत के अंदर है। कौन सी भाषा में? संस्कृत के अंदर है। कटौ मिल्यो है, भीलवाड़ा हूँ, कटौ मिल्यो है, भीलवाड़ा हूँ, ठीक है। जैन मंदिर पर लागेड़ो है। संस्कृत भाषा के कितने पद हैं? 13 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 13 पद हैं। कौन से शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख में। कब का है ये? तो ये ध्यान रखना, 1170 ईस्वी का। सोमेश्वर चौहान जो कि पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, सोमेश्वर चौहान के समय का है, ठीक है। और जिसके जो हैं रचयिता जो है, रचयिता क्या लिखी जा रहा है? रचयिता हिंदी को नहीं आवा मन तो रहे, लिखनी को नहीं आवा, चलो लिखूं फिर भी। रचयिता जो है, इसके जो रचयिता है वो कौन है? गुणभद्र है। रचयिता कौन है? गुणभद्र है, गुणभद्र है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक का नाम आ जाता है तो कायस्थ हैं, कायस्थ है। तो ये जो है ध्यान रखना, इस बिजोलिया शिलालेख पर ही शब्द अंकित है जिसका नाम है विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, अर्थात चौहानों को, इसके अनुसार चौहानों को वत्स गोत्रीय
ब्राह्मण बताया गया है, गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, तो यहां से आपके लिए कैसे भी प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो यहां से बन सकता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान थे। ब्राह्मण, राजस्थान का कौन सा शिलालेख जो है वो चौहान राजवंश के बारे में जानकारी देता है, तो आंसर आ जाएगा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान कौन थे? बामन बामन बामन। ठीक है, राजस्थान के जो है चौहान वंश के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा बिजोलिया। बिजोलिया बिजोलिया शिलालेख, ध्यान रखियो टाको, बिजोलिया शिलालेख किसो शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख। पेपर में छप गयो, प्रश्न छप गयो, आ गयो बस वो देखो पेपर के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ध्यान रखियो, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। कौन से शिलालेख में बताया है? बिजोलिया शिलालेख में। था समझ में तो आ रही है? फिर ठीक है, अगलो देखो, मत तो इतना बहुत है। अब चौहान पता चल गया कौन थे। इसके अलावा अगर हम देखें, बात करें इसमें, देखो इसमें अगर हम चर्चा करें कि चौहान का जो है, चौहानों का मूल स्थान कौन सा है, मूल स्थान को लेकर अपने चर्चा करेंगे भी। चौहानों का मूल स्थान ध्यान रखियो, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की किताब है। इनमें भी चौहाना के बारे में जानकारी मिले। मूल स्थान की बात करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन कौन सी शाखाएं इनकी प्रमुख है। तो चौहानों का जो मूल स्थान है, वो चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? सांबर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? सांबर माना जाता है। अर्थात सांबर के चारों ओर रहने के कारण, सांबर के चारों ओर रहने के कारण, सपाद लक्ष्य कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चारों ओर रहने के कारण ये क्या कहलाए थे? चौहान कहलाए थे। सांबर के चारों ओर रहने के कारण ये क्या कहलाए थे? चौहान कहलाए थे। इसके आगे अपने चर्चा करें तो देखो दोस्तों, नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट। सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र प्लस हमीर महाकाव्य में, महाकाव्य में इनका मूल स्थान, इनका मूल स्थान क्या बताया है? पुष्कर झील बताया है, पुष्कर बताया है। ठीक है, इनका मूल स्थान क्या बताया है? पुष्कर बताया है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा नोट में याद रखना है कि जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय में इनका जो मूल स्थान है, पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जो है वो इनका मूल स्थान वो किसको मानता है? शाकंभरी को मानता है। किसको? शाकंभर क्षेत्र है, जो सांबर क्षेत्र है शाकंभरी है, उसी को ही मानता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हो स्पादलक्ष्य के नाम से जान सकते हो। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो प्रारंभिक राजधानी जो नाम आता है अही छत्रपुर, अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अही छत्रपुर वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। अही छत्रपुर इनकी प्रारंभिक क्या मानी जाती है? राजधानी मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, अपने चर्चा करते हैं। तो इसके अलावा अपने चर्चा करें तो ध्यान से देखना, देखो स्क्रीन पर आपको राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। भाई भैया तो ज़्यादा तो बनाने को नहीं आवा, फिर भी जिसो आवा विशो बना लियो, के सुमठनी मिलनो है तो बना लिया जिसो, काम चला हुआ आपने। ठीक है, तो ये आपको आपके स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र है स्पादलक्ष्य, सांबर। ठीक है, ये सांबर जो है ये इनका मूल स्थान माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मूल स्थान, मूल स्थान माना जाता है। यहां पर इस मूल स्थान की जो है स्थापना की बात करें तो स्थापना की थी किसने? तो वासुदेव चौहान ने। कब की है? वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की है। और कब की है? 551 ईस्वी के अंदर, 551 ईस्वी में। यहां से ये चौहान, एक तो ये चौहान, यहां से चौहान जो है वो कहां चले गए? अजमेर चले गए। ठीक है, अजमेर से ये चौहान जो है वो अपने धीरे धीरे कौन से क्षेत्र में चले गए? रणथंभौर में चले गए। कौन से क्षेत्र में? रणथंभौर में चले गए। ठीक है, अजमेर, यहां से चौहान अजमेर, अजमेर में स्थापना 1113 ईस्वी में मानी जाती है। यहां जो है स्थापना वो मानी जाती है 1194 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1194। यहां पर 500 जो है आपकी आई गया 51 ईस्वी के अंदर। तो ये जो इतने चौहान है, ये चौहान कहलाते हैं, ध्यान रखना, ये जो चौहान है, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, और तीसरे कौन से हो गए? ये हो गए। ये तीनों जो चौहान कहलाते हैं, ये तीनों के तीनों चौहान कहलाते हैं शाकंभरी चौहान। कौन से चौहान कहलाते हैं?
शाकंभरी चौहान कहलाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। शाकंभरी चौहान के नाम से जाने जाते हैं। कौन से चौहान कहलाते हैं? तो शाकंभरी चौहान। शाकंभरी क्या कहलाते हैं? चौहान कहलाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? शाकंभरी चौहान। इसके बाद में यहां से ये शाखा जो है, यहां से ये शाखा आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद में यह शाखा जो है यहां से आगे बढ़ी, ध्यान रखना। एक यहां पर आ गई, एक शाखा इनकी यहां गई। वागपति राज का पुत्र था जिसका नाम, जो क्षेत्र था नाडोल। नाडोल का जो है इसमें स्थापना लगभग बात करें तो यहां पर 960 में होती है। नाडोल में कब होती है? 960 में। नाडोल वाले कहां आ गए? जालोर आ गए। कहां गए? नाडोल से ये जालोर आ गए। और जालोर में स्थापना जो है कब मानी जाती है? लगभग 1281-82 में मानी जाती है। ठीक है, 1281-82 में मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चौहान है, ये चौहान जो है, ये दोनों चौहान जो है वो चौहान कहलाए सोनगरा चौहान। कौन से? सोनगरा चौहान कहलाए। ठीक है, ये कौन से चौहान कहलाए थे? सोनगरा। अर्थात शाकंभरी, अजमेर, रणथंभौर, ये जो है सांबर या अजमेर, रणथंभौर तीनों चौहान जो है कौन से चौहान कहलाते हैं? शाकंभरी चौहान कहलाते हैं। इसके अलावा जो है जालोर और नाडोल के कौन से चौहान कहलाते हैं? सोनगरा चौहान कहलाते हैं। इसके अलावा चौहानों की शाखा आपको एक यहाँ ध्यान रखनी है, कौन से क्षेत्र में थी? सिरोही के अंदर थी। कहां पर थी? सिरोही के अंदर जो है उसमें नाम आता है आपके देवड़ा चौहान। कौन से चौहान है? देवड़ा चौहान, जिसकी स्थापना लगभग 1311 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देवड़ा चौहान कहलाते हैं। कहां के? सिरोही के। इसके अलावा जो आपका ये क्षेत्र है पूरा का पूरा, यहां पर जो चौहान थे वो चौहान जो है वो चौहान कहलाए हाड़ा चौहान। कौन से चौहान थे? हाड़ा चौहान थे। और हाड़ा चौहान जो है, ये हाड़ा चौहान, इनकी स्थापना जो है, हाड़ा मतलब हड़ौती, हे प्रदेश, हे प्रदेश, हड़ौती क्षेत्र, हाड़ा चौहान कहलाए। और हाड़ा चौहानों में जो है इनकी जो प्रमुख शाखा जो यहाँ पर आई थी, इसमें प्रमुख मानते हैं कि इसकी स्थापना लगभग 1241 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1241 ईस्वी में हुई थी। अब इनकी स्थापना करने वाले कौन थे? जैसे मान लो कि इनकी स्थापना मैं अलग अलग लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने एक बार ये देख लेते हैं। देखो ये इतने इनके मूल स्थान माने जाते हैं। ये हाड़ा चौहान हो गए, ये देवड़ा चौहान हो गए, जालोर नाडोल वाले कौन से हो गए? सोनगरा चौहान, अजमेर, रणथंभौर और जो है सांबर वाले कौन से चौहान हो गए? शाकंभरी चौहान कहलाए थे। राजस्थान में लगभग सर्वाधिक इनकी 10 शाखाएं मानी जाती है। ठीक है, तो ये चौहान जो है अलग अलग क्षेत्रों में आपके अलग अलग चौहान आ जाएंगे, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें आगे, तो एक प्रश्न आया है, देखो नोट, सांबर के बाद, सांबर के बाद, नोट, सांबर के बाद निम्न में से चौहानों की सांबर के बाद निम्न में से चौहानों की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है। मानी जाती है। सांबर के बाद चौहानों की निम्न में से प्राचीनतम शाखा मानी जाती है, जिसमें पहला इसने ऑप्शन दे दिया अजमेर, दूसरा दे दिया नाडोल, तीसरा दे दिया जालोर, सी ऑप्शन जो है इसने दे दिया जालोर, और चौथा ऑप्शन इसने दे दिया कौन सा? पाली। पाली कह दो या फिर मैं यहाँ सिरोही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिरोही। तो अजमेर, नाडोल, जालोर और सिरोही। आप क्या करते हो? इस प्रश्न का आंसर उस समय जिसने भी किया था लगभग 90% विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का आंसर क्या कर दिया? अजमेर कर दिया। क्यों भाई? सांबर के बाद में प्राचीन अजमेर है कि अजमेर की स्थापना कब हुई है? 1113 में हुई है। लेकिन नाडोल की स्थापना कब होगी? 960 में होगी। जालोर की स्थापना 1181-82 में हुई है। ठीक है, सिरोही की स्थापना जो है कब हुई है? 1311 में हुई है। सिरोही की स्थापना कब हुई है? सन 1311 ईस्वी में हुई है। तो आप इसको ऐसे कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, ऐसे कैसे आप इसका आंसर अजमेर कर सकते हो? इसका आंसर जो है वो रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? मैंने आपको अभी बताया है, क्या रहेगा? नाडोल रहेगा। सांबर, क्योंकि सांबर के बाद सबसे प्राचीन शाखा कौन सी मानी जाती है? नाडोल ही मानी जाएगी। नाडोल ही सबसे प्राचीन शाखा मानी जाएगी, ध्यान रखना। क्या करना है आपको? नाडोल ही करना है। ठीक है ना, क्या करना है? नाडोल ही करना है। इस चीज का विशेषतः ध्यान रखोगे। अगर सांबर के बाद में कौन सी दूसरी शाखा बताए, पूछे, कुछ भी करे, तो आपको स्पष्ट आंसर कर देना है कौन सा? नाडोल। आई बात समझ में? अब मैं अलग अलग लिख देता हूं। जैसे मान लो कि
जैसे अजमेर के संस्थापक, अजमेर के बाद में सबसे पहले अपने सांबर का तो देख ही लिया, अगर फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो सांबर का संस्थापक, अजमेर का संस्थापक, इसके बाद में रणथंभौर का संस्थापक, ठीक है। इसके बाद में सिरोही का संस्थापक देख सकते हो, हाड़ौती का संस्थापक, नाडोल का संस्थापक, सन तो लिख ही दिए पीछे मैंने, नाडोल का संस्थापक, और इसके अलावा जालोर का संस्थापक। अगर इसमें देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे सांबर का संस्थापक जो है, सांबर का आपको पता ही है कौन है, सांबर का कौन है अभी बताओ अभी, वासुदेव चौहान है, वासुदेव चौहान है। अजमेर का संस्थापक कौन है, अजय राज है, अजय राज या अजय देव, अजय देव है। इसके बाद में जो है रणथंभौर का संस्थापक कौन है, कौन है रे, रणथंभौर का संस्थापक कौन है, रणथंभौर का संस्थापक कौन है, गोविंद राज है। कौन है, गोविंद राज है। रणथंभौर के बाद में अगर हम चर्चा करें सिरोही के संस्थापक तो लुम्बा चौहान, कौन है, लुम्बा चौहान है। हाड़ौती के देवी सिंह या देवा सिंह हड़ा, देवी सिंह हड़ा है। नाडोल के लक्ष्मण चौहान है, लक्ष्मण चौहान है। और जालोर के कीर्तिपाल चौहान है, कौन से चौहान है, कीर्तिपाल चौहान है। तो इनके अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। सांबर के चौहान वासुदेव चौहान है, अजमेर के चौहान जो है अजय राज है या अजय देव है, रणथंभौर के गोविंद राज है, सिरोही के लुम्बा चौहान, हाड़ौती के देवी सिंह हड़ा, नाडोल के लक्ष्मण चौहान, जालोर के कीर्तिपाल चौहान है। कौन है, कीर्तिपाल चौहान है। कौन है, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, ठीक है। ध्यान रखियो, संत तो मैं थाने बता ही दियो, ठीक है। तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रह जाएगा याद। ओके ओके रिपोर्ट है, ओके ठीक है। तो ये याद रखना आपको जरूरी है। अब सबसे पहले अपने जो मेन शाखा जो पढ़ने वाले हैं, एक तो सांबर का चौहान आपके सर्वाधिक आता है प्रश्न यहां से। इसके अलावा आपकी आती है अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, और आपकी आती है नाडोल का तो ये एक प्रश्न बन रहा था लेकिन इंपॉर्टेंट जालोर के चौहान। तो अपने सांबर, अजमेर, रणथंभौर और जालोर के चौहानों की विशेषता चर्चा करेंगे भी। यहाँ के चौहानों ने क्या कार्य किए थे, किस तरह से जो लड़ाइयाँ लड़ी है युद्ध भूमि में, कैसे अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है इन्होंने। और यहाँ पर ध्यान रखियो, शौर्य का सागर प्रेम रस की प्रधानता है, वो भी पढ़ाना था, ठीक है, प्रेम रस की प्रधानता। ओके, तो इन सब की अपनी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने, सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, नाम है शाकंभरी का चौहान। कौन सा है, शाकंभरी के चौहान, शाकंभरी के चौहान, ठीक है। एक क्षेत्र है, एक झील है जिसका नाम है सांभर। कौन सी झील है, सांभर। तो ये जो सांभर झील है, कौन सी झील है, सांभर झील, सांभर झील है, सांभर झील है। सांभर झील के चारों ओर रहने के कारण क्या कहलाए थे, चौहान कहलाए थे, ठीक है। रीजन क्या है कि यहां पर बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, आपको याद रखना है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस चौहान वंश की नींव जो है वो रखी थी वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने, जिसमें नाम आता है कब रखी है, 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान। अकॉर्डिंग टू दी बिजोलिया शिलालेख, अंग्रेजी आने लगी देखो मैंने, अकॉर्डिंग टू दी बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इनका जो चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष जो है वो वासुदेव चौहान है, जिसने 551 ईस्वी में जो है चौहान राजवंश की क्या रखी थी, नींव रखी थी। और यही कहलाता है इनका मूल पुरुष और आदि पुरुष। क्या कहलाता है, के लिख दियो, मूल पुरुष आदि पुरुष कहलाता है, मूल पुरुष आदि पुरुष कहलाता है। और ठीक है, आई बात समझ में, मूल पुरुष और आदि पुलिस जो है, आदि पुलिस को नहीं, गुरुजी काट दियो यार, आदि पुलिस बोल लीजिए, ठीक है, काट दियो चंगा के। मूल पुरुष या आदि पुरुष कहलाता है, किनका कहलाता है, ये चौहानों का कहलाता है, ठीक है ना, मूल पुरुष या आदि पुरुष। और इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांभर झील का निर्माण जो है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसके अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण जो है वासुदेव चौहान ने करवाया था। किस शिलालेख के अनुसार है ये, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। तो वासुदेव चौहान ने बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण करवाया है। ओके, आई बात समझ में था रहे, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने। और इसी के किनारे एक माता का मंदिर बनवाया है जिसका नाम क्या है, शाकंभरी माता। कौन सी माता है, शाकंभरी माता,
शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया है, जो क्या कहलाता है, चौहानों की कुल देवी कहलाती है। शाकंभरी माता जो है वो चौहानों की कुल देवी कहलाती है। इसका निर्माण भी किसने करवाया, शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वासुदेव चौहान ने करवाया है। किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। देखो अपने इनकी फोटो देख लेते हैं, फोटो ज्यादा याद रह नहीं था रे, हाँ जल्दी फोटो देखा। चलो तो देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये मंदिर जो है ये सांबर का शाकंभरी माता का मंदिर है। किसका, सांबर का, जो सांबर झील के किनारे है, सांबर लेक के किनारे है, सांबर का कौन सा है, शाकंभरी माता का मंदिर है। एक शाकंभरी माता और है, ध्यान रखना, सीकर के अंदर है वो शाकंभरी माता का मंदिर, जो घास फूस वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है। सांबर का जो है शाकंभरी माता का क्या है, मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो चौहानों की क्या कहलाती है, सांबर के चौहानों की या शाकंभरी चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। शाकंभरी चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जिका सांबर है, ध्यान रखियो, इनके किनारे ही, मंदिर के किनारे एक तीर्थ है जिसका नाम है देवयानी तीर्थ। क्या नाम है, देवयानी तीर्थ। यही जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र जो है तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है, तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थों की नानी भी जो है यही है, ठीक है ना। सांबर का शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, देवयानी तीर्थ है, तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है इस स्थान को। प्रश्न क्या बना, देवयानी तीर्थ स्थित है, क्या पूछा गया प्रश्न में कि देवयानी तीर्थ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कहां है, सांबर में। देवयानी तीर्थ कहां स्थित है, सांबर के अंदर बना हुआ है। तो इस तरह से आपको इस चीज का विशेषतः ध्यान रखना है। सांबर में देवयानी तीर्थ, शाकंभरी माता का मंदिर, जो कि चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी, शाकंभरी चौहानों की कुल देवी कहलाती है। देवयानी तीर्थ जो है वो भी कहां बना हुआ है, ठीक है, यहीं पर यह देवयानी तीर्थ है। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कमल का फूल है, तोड़ ली हुई जाके, ठीक है। इसके अलावा तीर्थों की नानी भी जो है यही कहलाती है। तो इस चीज का भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अपने वासुदेव चौहान के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है, वासुदेव चौहान के बारे में चर्चा कर लिए। अब अपने आगे देखते हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण राजा आया, महत्वपूर्ण पढ़ेंगे सारे, कौन पढ़ना, शाकंभरी का सारा राजा के काम का है, ये फालतू पढ़ना है, ठीक है। गुवक प्रथम, तो गुवक प्रथम जो है इसने हर्ष पर्वत पर हर्ष भेरु के या हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया था। हर्ष पर हर्ष जो है, जो जीर्ण माता के भाई थे, उनके मंदिर का निर्माण करवाया था, याद रखना, ठीक है। गुवक प्रथम ने करवाया था। और गुवक प्रथम, एक बार प्रश्न आ गया, गुवक प्रथम किस वंश से संबंधित है, तो ध्यान रखना चामान। और वो है जी को है नागबड़ द्वितीय, नहीं नागबड़ द्वितीय वो सामंत हो, नागबड़ सेकंड को क्यों सामंत था, नागबड़ सेकंड का क्या कहलाता है, ये सामंत था। इसने हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया, हर्ष की पहाड़ी पर जो है। नोट, जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो राजा हट्टड़ ने करवाया है, जो कि सीकर के चौहानों की क्या कहलाती है, सीकर के चौहानों की कुलदेवी। ध्यान रखियो, सारा चौहानों की कुलदेवी सीधी पूछ ले तो भी जीर्ण माता सी चौहानों की कुलदेवी, ठीक है। तो एक बार प्रश्न आ गया था, निम्न में से चौहानों की कुलदेवी है, सीधो ही प्रश्न पूछ लियो, किसी कौन दियो, ना तो शाकंभरी दियो और ना ही दूसरो दियो, सोनगुरा, चौहानों की कुलदेवी, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन मिल गए अंदर, ऑप्शन बढ़िया बढ़िया शानदार ऑप्शन दिया जी। पहले दे दियो जीर्ण माता, दूसरा ऑप्शन दे दियो शाकंभरी, तीसरो आशापुरी, सौरा चौहानों की कुलदेवी है, डी इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑप्शन आपको मिल गए। तो इसके अंदर ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना है कि जो सीधे चौहानों की अगर पूछ ले तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीर्ण माता। जीर्ण माता जो है वो कहलाती है कि इनकी चौहानों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है, तो जीर्ण माता के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो नाम आता है गुवक सेकंड का, गुवक द्वितीय का नाम आता है, गुवक सेकंड। गुवक द्वितीय को याद नहीं रखना, इसका पुत्र था जिसका नाम है चंदनराज। चंदनराज को भी नहीं याद रखना, इसकी घरवाली को याद रखना, किंगे घरवाली याद रखना। चंदनराज की जो पत्नी थी उसका नाम था रुद्राणी या आत्मप्रभा या रुद्राणी। तो आत्मप्रभा या रुद्राणी जो है ये क्या करती, पुष्कर की झील के किनारे जाती, पुष्कर झील के किनारे डेली 1000 दीपक जलाकर आती, 1000 दिया। पुष्कर झील के किनारे जो है ये 1000 दीपक जलाकर आती, कौन है, चंदनराज की पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्राणी, ठीक है। अर्थात
जो है पुष्कर झील के किनारे जो है 1000 दीपक जलाकर आती महादेव की खतरनाक भगत थी है, कौन है? रुद्राणी या आत्मप्रभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों इसके बाद में जो है अगर हम बात करें तो नाम आता है किसका? वागपति राज का। वागपति राज अने थोड़ा थोड़ा आगे जिया मतलब थोड़ो सामंत तो दूर गयो मान लो तो महाराजा की उपाधि धारण कर ली एक तो। इसके अलावा इसे लगभग अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े थे। अपने जीवन में 188 युद्ध लड़े, तो 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है एक तरह से इसे। ठीक है, उनको जीता भी था इसने, इतने युद्ध लड़े हैं उनको जीता भी है, इस बात का भी ध्यान रखना, विजित भी हुआ है इन युद्धों में। इसके बाद में आपके राजा आता है इसी के अंदर ही पृथ्वीराज प्रथम। लगभग 1105 ईस्वी का इसका शिलालेख मिलता है। 1105 ईस्वी का इसका शिलालेख मिलता है। 1105 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज प्रथम का शिलालेख मिलता है। ठीक है, हर शिलालेख है उनके बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। पहला शासक है सांबर का जिसने परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है। परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है पृथ्वीराज प्रथम ने। 1105 का शिलालेख है। परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज पहलो है, तीसरों को नहीं, पहलो है, पहला है, क्या है? पहला है। ठीक है ना, पृथ्वीराज प्रथम परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की है। इसके समय में लगभग 1105 ईस्वी के आसपास 700 चालुक्यों का आक्रमण हुआ था। इन 700 चालुक्यों के आक्रमण के समय में 1105 में 700 चालुक्यों का आक्रमण हुआ था। इन आक्रमण के समय में इसने क्या किया कि वहां जो ये चालुक्य ना वहां के ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे, ब्राह्मणों को लूटने आए थे। इन ब्राह्मणों को, इन 700 चालुक्यों को जो है, इन चालुक्यों से क्या है कि चालुक्यों से इन ब्राह्मणों की रक्षा की थी इसने। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। और एक चीज ध्यान रखना, जो प्रबंध कोश है ना, प्रबंध कोश किसका है? राजशेखर का है। इसमें इसे तुर्क सेना का विजेता कहा जाता है। ठीक है, तुर्क सेना का विजेता कहा जाता है किसमें? प्रबंध कोश में। तो इसी के साथ ही सांबर के चौहान आपके कंप्लीट होते हैं। कल अपने अजमेर के चौहान पढ़ेंगे भी, यहां से आगे की शाखा जो है अजमेर से प्रारंभ होती है। मतलब ये पृथ्वीराज प्रथम है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रबंध कोश में इसे तुर्क सेना का विजेता भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे अपने कल। तो ध्यान रखना दोस्तों, इतना आपको पढ़ना है, प्रारंभिक जानकारी है, यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके, बाय, टाटा।